तो ये पहली वीडियो है इस कोर्स की और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ज्योतिष के बारे में कुछ भी नहीं पता और आप ये वीडियो देख रहे हो ज्योतिष को सीखने के लिए। तो देखो, अगर आप कोई बिगनर हो या फिर कोई ऐसा इंसान हो जिसको ज्योतिष के बारे में थोड़ा बहुत पता है, सबके लिए कोर्स कुछ ना कुछ बेनिफिशियल होने वाला है। ये जो ओपनिंग कोर्स है जिसके अंदर आप ज्योतिष के बारे में सीखने वाले हो। देखो, अगर आप किसी भी लेवल पे हो ज्योतिष के, आप चाहे सीखने वाले हो या बहुत ज्ञानी पंडित हो, ज्योतिष के मेजोरिटी ऑफ केस के अंदर इंसान हमेशा एक स्टूडेंट रहता है। मैं पुरानी बात नहीं करूंगा ऋषि महर्षियों की, मैं आज की अगर संदर्भ में भी बात करूं, कई लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया ज्योतिष को, बट आज भी वो एक एज अ स्टूडेंट की तरह ही ज्योतिष को सीखते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत सालों से ज्योतिष सीख रहे हो और आप ज्योतिष के एक बहुत महान इंसान बन जाओगे और आप कहोगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे को पता नहीं ज्योतिष के बारे में। हर इंसान जिसने अपना जीवन भी दिया है, जिसने कई साल दिए हैं, वो भी कुछ ना कुछ नया सीखता है इस महान ज्ञान के सागर में जिसको ज्योतिष कहते हैं। तो आप अगर सोच रहे हो मैं कुछ सालों के अंदर मास्टरी कर लूंगा ज्योतिष की, तो ऐसा नहीं होता। ज्योतिष बहुत बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इंसान कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है, कुछ ना कुछ नया इवॉल्व करता रहता है इस ज्ञान के अंदर। तो मेरा गोल यही था कि ये जो कपल ऑफ वीडियोस हैं, 30 40 50 जितनी वीडियो मैं डालूंगा, उसके माध्यम से मैं ज्योतिष को एक आम आदमी से लेके जो शायद सीख नहीं सकता है, कोर्स बाय नहीं कर सकता, और एक ऐसा इंसान जो अपनी ज्योतिष को खुद सीखना चाहता है, अपनी जन्मपत्री को एनालिसिस करना चाहता है, बट उसको पता नहीं, समझ में नहीं आता, हर कोई इंसान इस कोर्स से अपना कुछ ना कुछ लाभ निकाल सके। तो यही मेरा गोल था। तो पहली वीडियो के अंदर आपको बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा ज्योतिष के, कि बेसिक चीजें क्या होती है, बेसिक से बिल्कुल निचली लेवल से बिल्कुल ग्राउंड लेवल से, कि ज्योतिष होता क्या है, ज्योतिष देखते कैसे हैं, छोटी से छोटी चीजें जो देखी जाती है ज्योतिष के अंदर, आपकी जन्मपत्री के अंदर, आपके हॉरोस्कोप के अंदर, वो चीजें आपको बताऊंगा इस इंट्रोडक्टरी पहली वीडियो के अंदर। अगर आपको एक चीज कर सकते हो तो ये जितना भी कोर्स का फॉर्मेट है उसको फॉलो कीजिएगा। जो मैं चीजें बोलूंगा अपने हॉरोस्कोप में एक बार देखिएगा, अपनी कुंडली के अंदर सेल्फ एनालिसिस करना कि ये चीज आपके अंदर बैठ रही है या नहीं बैठ रही है। और ऐसा मत सोचना कि हम 1 साल 2 साल या फिर आप जो भी शायद उस पाथ पे हो कि आपको ज्योतिष सीखनी, कि हम 1-2 सालों के अंदर ज्योतिष को बिल्कुल ऐसा मास्टर कर लेंगे कि हमको कुछ, हम ही पूरे विद्वान बन जाएंगे। तो ज्योतिष में आप हमेशा एक स्टूडेंट रहोगे, आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहोगे अपनी जर्नी के अंदर इस ज्ञान। तो जब भी आप अपनी हॉरोस्कोप खोलोगे तो आपको ऐसा कोई चार्ट मिलेगा जहाँ पे इस तरीके का कोई चार्ट आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे आपके प्लैनेट्स भी होंगे, उसके अलावा कुछ नंबर लिखा होगा इधर। तो ये है क्या, सबसे पहले इसकी मैं थोड़ी बहुत आपको अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ। सबसे पहले तो ये होते हैं 12 हाउसेस। ये जो आपका चार्ट होता है डिवाइडेड होता है 12 चीज़ों में, ये जो है डिवाइडेड होता है। अगर आप इसको गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 हाउसेस इसके अंदर होते हैं। तो ये जो डिवाइडेशन है ये आप कह सकते हो आकाश। ये पूरा एक आकाश था, ये जो पूरा हॉरोस्कोप था एक आकाश था, और हमारे जो महर्षियों ने इसको डिवाइड किया 12 कंसेप्ट में और 12 हाउसेस के अंदर। ठीक है, उसके अलावा इसको 12 चीज़ों के अंदर, आपके जो लाइफ है वो 12 चीज़ों के अंदर डिवाइडेड है ज्योतिष के हिसाब से। ये हाउसेस अलग मीन करता है, ये हाउसेस अलग आपको चीज़ें बताता है, ये अलग हाउस बताता है। हर हाउस कुछ ना कुछ अलग चीज़ आपको आपके जीवन के अंदर बताता है। कुल मिला के आपका जो जीवन है वो 12 चीज़ों के अंदर ज्योतिष ने डिवाइड कर रखा होता है। ये जो नंबर होता है ना, ये नंबर होता है राशि। 2 चीज़ें होती हैं, आप जो हॉरोस्कोप होता है, एक तो होते हैं हाउसेज और एक होता है राशि। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों में कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि राशि क्या है और हाउस क्या है। ये जो हाउस है वो लिखा हुआ नहीं होता, ये आपको पता होता है। ये यूनिवर्सल फर्स्ट हाउस है, यूनिवर्सल सेकंड हाउस है, थर्ड हाउस है, फोर्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस है। और ये जो राशि है वो हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकती है। आप चाहे तो खुद की हॉरोस्कोप खोल लीजिए और अपने हॉरोस्कोप में बताइए यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है। तो हो सकता है आपके हिसाब से अलग नंबर लिखा हो। ये मैंने एक कुंडली ली है जहाँ पे जो ये लगन स्टार्ट हो रहा है वृष राशि से स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो है, ये जन्मपत्री जो है मेष राशि की है, वृष राशि की है। तो ये 2 नंबर से स्टार्ट हो रही है, 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। तो आपके अलग अलग नंबर लिखा हो सकता है। ज्योतिष के अंदर जो ये 4 जो हाउसेज हैं, इनको हम केंद्र हाउसेस कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस होते हैं जो 4 हाउसेस अंदर के बने होते हैं। और ये जो बाहर के 2 हाउसेस बने होते हैं इनको हम त्रिकोण हाउसेस कहते हैं। ये 2 हाउसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हाउस आपके एजुकेशन का है, ये आपके भाग्य का है। तो ये 2 हाउसेस इंपॉर्टेंट है, ये 4 हाउसेस इंपॉर्टेंट है। आपके जीवन के अंदर शादी वाला हाउस बताता है, ये आपकी हेल्थ को बताता है, खुद का हाउस होता है। ये आपके प्लेजर को बताता है, आपके सुख संबंधी चीज़ों को बताता है, सुख की भाव होता है। ये आपके कर्म का भाव होता है। तो
आपने देखा होगा जीवन के अंदर, अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, आपके पास हेल्थ अच्छी है, आपके पास सुखों की चीज़ें हैं, आपके पास अच्छा दाम्पत्य जीवन है, आपके कर्म अच्छे हैं, आपकी एजुकेशन अच्छी है, आपका भाग्य अच्छा है, तो आपके जीवन के अंदर और जितनी भी समस्याएं हैं जो बाकी की हाउसेस रिफ्लेक्ट कर रही हैं चीज़ों को, उनसे अगर आपका ऊपर नीचे भी हुआ, उनसे ठीक आपके हाउसेस ना भी हुए तो भी आपकी लाइफ चल जाएगी। मगर अगर इन हाउसेस में कुछ गड़बड़ी है तो आपको जीवन के अंदर थोड़े स्ट्रगल ज़्यादा देखने को मिलेंगे। फ़र्क नहीं पड़ता फिर बाकी के हाउसेस आपके अच्छे हों या ना हो, तो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट हाउसेस यही हैं। उसके अलावा 4 दिशाएं भी होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। उसके अलावा जो ईस्ट होता है वहाँ से अपना सूर्य उगता है, तो इस वजह से इसको ईस्ट किया गया है। तो जो अपना हॉरोस्कोप होता है वो सूर्य की तरह चलता है, यानी कि जो फर्स्ट हाउस होता है सूर्य राइज करता है, तो ये सूर्य ईस्ट की दिशा इसको दी गई है। तो जैसे जैसे हाउसेस हम आगे बढ़ते हैं वैसे हम 5 बजे से लेकर रात्रि के समय तक चले जाते हैं। तो यहाँ अपना सूर्य उगा, यहाँ से आगे आगे बढ़ा, आगे आगे बढ़ा और यहाँ जाके रात्रि हुई, सूर्य अस्त हो गया। तो ये पूरी जो है एक साइकिल बताती है। तो ये 12 हाउसेज होते हैं। ये सबसे पहले तो आप अंडरस्टैंड कीजिए, बिफोर अंडरस्टैंडिंग की आपका हॉरोस्कोप क्या कह रहा है, बेसिक चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैंने दूसरी कुंडली ले ली, वृष राशि की कुंडली। अब यहाँ पे 2, 3, 4, 5, तो ये कंफ्यूज मत होइए, ये सेकंड हाउस है तो यहाँ पे 3 नंबर क्यों लिखा है, ठीक है। यहाँ तो 2 नंबर लिखना चाहिए क्योंकि सेकंड हाउस है। नहीं, ये राशि है, अलग चीज़ें होती हैं। राशि और हाउसेज में डिफरेंस होता है, ये समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब राशियों की बात हो ही रही है तो राशि की ही बात कर लेते हैं और प्लैनेट्स की बात कर लेते हैं। तो ज्योतिष के अंदर 12 राशियाँ होती हैं। तो जैसे 12 भाव होते हैं तो हर भाव को एक राशि डेडिकेटेड होती है। अलग अलग इंसान की अलग अलग राशि हो सकती है। तो हो सकता है आपके जो फर्स्ट हाउस के अंदर मेष राशि हो, किसी के सिंह राशि हो, किसी की कन्या राशि हो, किसी के धनु राशि हो, तो अलग अलग राशि होती है। 12 राशियाँ होती हैं और हर राशि कोई ना कोई प्लैनेट कंट्रोल करता है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। 12 राशियाँ हैं, कोई भी ऐसी राशि नहीं है जिसको कोई प्लैनेट कंट्रोल ना करता हो। सौरमंडल के अंदर हमारे जो ज्योतिष के अंदर 9 प्लैनेट्स दिए हुए हैं। राहु केतु हमारे छाया ग्रह हैं, तो 7 प्रमुख प्लैनेट्स, उसके साथ राहु केतु 2 प्लैनेट्स अलग हैं। तो हर राशि को एक एक प्लैनेट डेडिकेट किया हुआ है। तो 12 राशियाँ, अब आपको ये याद करना पड़ेगा। ज्योतिष के अंदर स्टार्टिंग में जो प्रारंभिक चीज़ें होती हैं, कुछ कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ती है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग के साथ आप समझ सकते हो। रट्टाबाजी नहीं होती ज्योतिष में, बट कुछ चीज़ें, कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा आपको याद करना पड़ता है। मेष राशि, वृष राशि, मिथुन, तो ऐसी 12 राशियाँ हैं। उसके अलावा 9 प्लैनेट्स हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। इतना तो शायद सबको पता ही होगा। तो सूर्य को 5 नंबर राशि डेडिकेटेड है। अब यहाँ पे मैंने नंबर्स लिख रखा है ताकि आपको बेसिक मैं समझा सकूं, इजीली थोड़ा सा आप ग्रास कर सकें कि कौन सी राशि किसको है। तो आपको थोड़ा एक समझ में आ जाएगा, इजीली आपको समझ में आए, इसलिए मैंने सिर्फ नंबर्स लिख रखे हैं और थोड़ा मेमोराइजेशन आपको हो। सूर्य को 5 नंबर राशि, चंद्रमा को 4 नंबर राशि, मंगल को 2 राशि दी हुई हैं, 1 नंबर 8 नंबर, तो इससे याद कर लीजिए पहली राशि, उसके बाद 8 नंबर। बुध को 3 और 6, तो यहाँ पे 1 और 8 था, यहाँ पे 3 और 6। गुरु को 9 और 12, शुक्र को 2 और 7, शनि को 10 और 11। तो शनि को लगातार 2 राशियाँ एक साथ, तो 10, 11। शुक्र को ऑड नंबर की राशियाँ डेडिकेट की है। बुध को ऑड और इवन, मंगल को ऑड और इवन। उसके अलावा राहु केतु के पास कोई डेडिकेटेड राशियाँ नहीं है। तो ये बेसिक राशि का आपका चार्ट हो गया और बेसिक आपके जो है प्लैनेट्स का चार्ट हो गया। हर राशि को एक प्लैनेट डेडिकेट दिया हुआ है। तो जैसे एक इंसान जहाँ पे होता है वहाँ से एक दृष्टि डालता है, आप मान लो आप यहाँ पे खड़े हो तो आप एक दृष्टि डाल रहे हो, आपकी एक दृष्टि होती है। तो वैसे ही हर प्लैनेट को कोई ना कोई दृष्टि दे रखी होती है, जो जहाँ पे वो बैठता है वो ना सिर्फ जिस भाव में बैठा है वहाँ पे इफेक्ट डालता है, बट जहाँ पे देखता है वहाँ पे भी इफेक्ट डालता है। इवन कुछ प्लैनेट्स की जहाँ बैठक है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, जहाँ दृष्टि है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कुछ प्लैनेट ऐसे होते हैं। तो बेसिक मैं आपको बताऊँ तो जो बड़े प्लैनेट्स हैं उनको दृष्टि ज़्यादा दे रखी है, और जो छोटे प्लैनेट्स हैं उनको एक रिस्पेक्टिव दृष्टि दे रखी है, 7 नंबर। तो वो जहाँ पे बैठते हैं वहाँ से 7वीं जगह आपका जो है एस्पेक्ट डालते हैं, अपना दृष्टि डालते हैं। सूर्य 7वीं दृष्टि, चंद्रमा 7वीं दृष्टि, मंगल की 3 दृष्टियाँ 4, 7, 8, बुध की एक ही दृष्टि 7वीं दृष्टि, गुरु की 3 दृष्टियाँ 5, 7, 9, शुक्र की एक ही दृष्टि है 7वीं दृष्टि, शनि की 3, 7, 10 दृष्टियाँ हैं, राहु की 5, 7, 9 दृष्टि। तो राहु को और केतु को जो दृष्टि दे रखी है वो गुरु के समान ही दे रखी है। जो गुरु के पास दृष्टि है वही राहु केतु के पास दृष्टि है। अब ये दृष्टि देखेंगे कैसे कि चलो ठीक है 7वां एस्पेक्ट वो देखेगा, बट हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो अगर मैं फिर से हॉरोस्कोप में जाऊँ, मान लीजिए ये आपका हॉरोस्कोप है, यहाँ पे आपके हॉरोस्कोप में मान लीजिए गुरु इधर बैठा है, ठीक है।
गुरु इधर बैठा है। अब मैंने गुरु की बात की थी, उसके बाद 5 7 9 दृष्टि है गुरुदेव के पास, ठीक है। तो जहाँ पे वो बैठता है वो चीज़ काउंट होगी। तो 1 2 3 4 5, तो पांचवी दृष्टि पंचम भाव में। सातवीं दृष्टि तो 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम भाव में। नौवीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नौवें भाव में। तो ऐसे दृष्टियों का खेल होता है, अलग अलग प्लैनेट की अलग दृष्टि होती है। मंगल का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मंगल की दृष्टि थी 4 7 और 8, तो 1 2 3 4 लगन में। सातवीं जहाँ पे वो बैठता है उसके जस्ट सामने होती सातवीं दृष्टि, तो सातवीं, और आठवीं तो उससे एक आगे। अब इसको ऐसे मत गिनना कि सातवीं दृष्टि तो यहाँ से गिन लो 1 2 3, ऐसे नहीं। जहाँ बैठता है वो दृष्टि काउंट होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसी एस्पेक्ट होता है हर प्लैनेट का अलग अलग भाव के अंदर। तो आपके हो सकता है क्या होगा ही, आपके हॉरोस्कोप के अंदर 9 प्लैनेट्स होंगे, अलग अलग जगह बैठेंगे, अलग अलग एस्पेक्ट डालेंगे। तो हर चीज़ कैलकुलेट करके वे जो है ज्योतिष की रीडिंग होती है। तो चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं, प्लैनेट्स का उच्च और नीच होना। तो देखो उच्च और नीच को तुम ऐसे समझ लो कि कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे प्लैनेट अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है और ज़्यादा अच्छे परिणाम देता है, और कुछ राशियाँ ऐसी हैं जहाँ पे प्लैनेट खराब परिणाम देता है। बेसिक आइडेंटिटी, तुम बेसिक डेफिनेशन देख सकते हो उच्च और नीच की। एक राशि के अंदर प्लैनेट अच्छा काम कर रहा है, दूसरी राशि के अंदर प्लैनेट खराब काम कर रहा है। अब खराब और अच्छे काम करने से क्या मतलब है? खराब काम मतलब अगर मान लो उस राशि के अंदर प्लैनेट नीच का है, खराब काम कर रहा है, तो उस प्लैनेट के उस हाउस के जो भाव के जो फल हैं वो खराब देगा। जैसे एक बेसिक डेफिनेशन अगर मैं तुम्हें बताऊं, अगर मान लो यहाँ पे गुरु नीच का हो जाता है तो तुम्हें हेल्थ और स्वभाव और जो तुम्हारा बेसिक जो फर्स्ट हाउस की कॉन्सेप्ट है वो तुम्हें खराब देगा। मंगल मान लो दशम भाव में नीच का हो जाता है तो तुम्हें कार्य क्षेत्र में दिक्कत देगा। वहीं उच्च का हो जाता है, मान लो कोई प्लैनेट तुम्हारा सप्तम भाव में उच्च राशि का हो गया, शुक्र उच्च का हो गया, तो तुम्हें जो दाम्पत्य जीवन है अच्छा दे देगा। ये एक बेसिक डेफिनेशन है, बट ये बेसिक ऐसी चीज़ें काम नहीं करती रियल वर्ल्ड के अंदर। मैं तुम्हें बात बोलूँ, कभी कभी क्या होता है जो प्लैनेट तुम्हारा नीच का है ना वही तुम्हें बहुत अच्छे फल दे देता है। कभी कभी क्या होता है जो तुम्हें उच्च का प्लैनेट है वही तुम्हें खराब फल दे देता है। देखो एक कंसेप्ट समझो, अगर तुम घर के अंदर हो, घर के अंदर कभी काम होता है। तुम एक स्कूल के अंदर एक उनका सिस्टम फॉलो कर रहे हो, एक टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो, वहाँ पे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। वहीं घर पे अगर तुम हो तो तुम अपने मालिक के, अपने मर्जी के मालिक हो, तुम वहाँ उच्च के हो, तुम बहुत कंफर्टेबल हो और तुम प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो। ऐसा होता है तुमने कभी स्कूल की छुट्टी ली और तुमने सोचा कि चलो जो मैं स्कूल में टाइम टेबल फॉलो करता हूँ, स्कूल में मैं जितनी पढ़ाई करता हूँ उतनी मैं घर पे कर लेता हूँ। क्या तुमने वो पढ़ाई की? क्योंकि तुम कंफर्टेबल हो। तो वही प्लैनेट कभी कभी उच्च राशि का कंफर्टेबल हो जाता है। गुरु कर्क राशि में उच्च का होगा, बट हर बार नहीं आपको तुमको अच्छे फल देगा। कर्क राशि के मैंने गुरु बेकार भी देखे हैं। तो कभी भी उच्च का देख के खुश मत हो जाना, नीच का देख के दुखी मत हो जाना। बट बेसिक समझा रहा हूँ, बेसिक समझने के लिए तुम्हारे लिए यही समझना ज़रूरी है कि उच्च राशि के अंदर प्लैनेट्स अच्छे होते हैं, नीच राशि में प्लैनेट खराब होते हैं। जब मैं इसमें और डिटेल में आगे बढ़ूंगा तो तुम्हें और अच्छे से बारीकी से छोटी छोटी चीज़ें समझाऊंगा। बट ये एक बैक इन द माइंड ज़रूर रखना कि उच्च का प्लैनेट देख के अपने हॉरोस्कोप में खुश मत हो जाना, नीच का प्लैनेट देख के दुखी मत हो जाना। तो देखो ये टेबल तुमको याद करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। सन मेष राशि के अंदर उच्च का होता है, नीच का तुला राशि के अंदर होता है ना। मैंने नंबर लिख रखे हैं ताकि मेरे को बोलने में आसानी हो और फटाफट मैं तुम्हें बता सकूं। मून 2 नंबर राशि में उच्च का, 8 नंबर राशि में नीच का। मार्स 10 नंबर राशि में उच्च का, 4 नंबर राशि में नीच का। बहुत सारी डिटेल्स हैं इसके अंदर। क्यों मंगल शनि की राशि में उच्च का है और जो शनि है वो मंगल की राशि में नीच का है, क्यों? बहुत बहुत बारीकियाँ हैं इन सब चीज़ों में। बट एज अ बिगनर मैं तुमको एक बेसिक कंसेप्ट देना चाहता हूँ, क्योंकि बेसिक चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए ज्योतिष के अंदर। तो ये बेसिक चीज़ें तुम ये सब समझ लेना, पढ़ लेना, थोड़ा मेमोराइज कर लेना। टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं, टाइम स्टैम्प्स के हिसाब से जो बेसिक 4-5 चीज़ें हैं उनको तुमको समझना पड़ेगा। तो ये उच्च और नीच का कंसेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए। वैसे तो अगर तुम ऐप में देखते हो, ऐप में पहले ही बता देता है कि ये उच्च का है नीच का है, तो इतना याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जो है ऐप में ही पता चल जाएगा। इस एरो का मतलब होता है कि ये प्लैनेट उच्च का है, इस एरो का मतलब होता है प्लैनेट नीच का है। तो तुम्हें ऐप में ही पता चल जाएगा, वैदिक स्टार स्टेज का जो बेसिक ऐप होता है। आज की वीडियो का जो लास्ट कंसेप्ट है वो प्लैनेट का मित्र, शत्रु और सम। देखो हर प्लैनेट ना कोई ग्रह को या तो फिर मित्र मानता है, शत्रु मानता है या फिर सम मानता है। चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है जो किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानता, मगर कुछ लोग हैं जो चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं, जैसे कि बुध, जैसे कि शुक्र, जैसे कि शनि, जैसे कि राहु केतु। सूर्य शुक्र शनि को अपना शत्रु मानते हैं, मगर तुम यहाँ पे शनि को देखोगे, शनि भी सूर्य को शत्रु मानता है, शुक्र भी शनि को सूर्य शत्रु मानता है, मगर सूर्य शुक्र को जो है अपना शत्रु मानता है। तो ऐसे प्लैनेट्स के अलग अलग फ्रेंड सम होते हैं। क्योंकि तुमने अपना हॉरोस्कोप देखा हो ना, एक चीज़ नोटिस की होगी, तुम्हारे एक ही भाव में बहुत सारे प्लैनेट बैठे होते हैं, कंजक्शन होता है। मान लो सूर्य बुध शनि साथ में बैठे हैं
तो कंजक्शन को तुम किस तरीके से प्रिडिक्ट करते हो, उसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है मित्र शत्रु सम का। कौन से प्लैनेट किसके शत्रु हैं, कौन से प्लैनेट किसके मित्र हैं, बहुत कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है अगर तुम्हें प्रिडिक्शन देनी है। हो सकता है सूर्य तुम्हारा मान लो शनि के साथ बैठा है, दोनों एक दूसरे को अपना शत्रु मानते हैं, तो उस भाव के जो रिजल्ट हैं उसके अंदर थोड़ी देरी आएगी, उसके अंदर थोड़ी दिक्कत आएगी। बेसिक यही कंसेप्ट है। तो ये जितने टाइम्स टाइम है, ये लास्ट कंसेप्ट था शत्रु सम वाला। इसको थोड़ा एक बार गो थ्रू कर लेना, एक बार समझ लेना। नेक्स्ट वीडियो तो तुम देखो, वो नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले ये जितनी बेसिक चीज़ें मैंने बताई है वो तुम एक बार समझ लेना। तो मैंने तुमको इतनी देर में काफ़ी सारे कंसेप्ट बता दिए हैं। तो ज्योतिष के अंदर सिर्फ इतने ही कंसेप्ट नहीं होते, बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं। मैंने तो शायद 5-6 कंसेप्ट लिए हैं, बड़े बहुत बेसिक, बट ज्योतिष बहुत बड़े महासागर है, बहुत सारा ज्ञान है इसके अंदर, बहुत बिगिनर चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, सम होना, उसका पृथ्वी जल का होना, पृथ्वी वायु, बहुत सारी चीज़ें हैं ज्योतिष के अंदर। बट एज अ बिगिनर बेसिक चीज़ें मेरे को बतानी हो तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, इनको एक बार गो थ्रू कर लेना। अगली वीडियो देखने से पहले ये वीडियो की बेसिक चीज़ों को ज़रूर समझ लेना। इस जो बेसिक चीज़ों की जो चीज़ें याद करनी है वो ज़रूर समझ लेना, कहीं पेपर पे कहीं लिख लेना, ताकि जो तुम आगे कंसेप्ट पढ़ो तब तुमको समझ में आ जाए। तुम्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें तुम्हें अपने आप याद हो जाएंगी, राशियाँ तुम्हें अपने आप याद हो जाएंगी, प्लैनेट्स तुम्हें अपने आप याद हो जाएंगे जैसे जैसे तुम आगे ज्ञान लेते रहोगे। तो ये चीज़ें बस एक बार पेपर पे लिख के कहीं रख देना, कोई कॉपी के अंदर, हो सकता है जहाँ तुम पढ़ते हो वहाँ पे बिल्कुल सामने रख देना, ताकि तुम्हें जब फ्यूचर के अंदर पता करना हो तो तुम्हें पता रहे कि कौन से प्लैनेट्स कितनी दृष्टियां रखते हैं, क्या उनके प्लैनेट्स के मित्र होते हैं, क्या शत्रु होते हैं। तो अगली वीडियो देखने से पहले ये चीज़ ज़रूर कर लेना, चीज़ें समझ लेना। 5-6 कंसेप्ट मैंने लिए, 5-6 कंसेप्ट मैंने तुमको समझाए बेसिक लेवल से। ये 5-6 चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें ज्योतिष के अंदर बेसिक से लेके एडवांस कहीं बुक है जो कि तुम समझ सकते हो, बट मेरे को लगा ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो मैंने। और अगर तुम मेरे से पूछो कोई बुक ज्योतिष को सीखने के लिए, तो मैं बुक जो रिकमेंड करूंगा बृहत्पराशर होरा शास्त्र। ये बुक तुम खरीद सकते हो, बुक को तुम पढ़ सकते हो, बेसिक से एडवांस बहुत अच्छा ज्ञान इसके अंदर दिया हुआ है। एक ज्योतिष ज्ञान, बृहद ज्योतिष ज्ञान, तो ऐसे बहुत सारी किताबें होती हैं, कोई भी किताब लाके तुम पढ़ सकते हो। बट पराशर जी की बृहत्पराशर होरा शास्त्र बहुत अच्छी बुक है, जो कि तुम मेरे से पूछो कि मैं कोई रिकमेंड करूँ बुक तो मैं ये रिकमेंड करूँ।